बिहाइंड द विकेट में कहेंगे आपको खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मिसबा लगारी और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सोहेब अलवी साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज के शो में बात होगी दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की, जो आज रात 9 बजे खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो वो सर फहरिस्त है और कराची किंग्स 3 दिन के गैप के बाद मैच आज खेल रही है। बात होगी कल के मैच की भी, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 8 विकेट से मैदान मार लिया है और पहले मुल्तान के शाहनवाज धानी ने 4 विकेट लेकर पेशावर को बड़ा स्कोर बनाने में रोका और फिर कप्तान मोहम्मद रिजवान और शोएब मकसूद ने भी जारहाना बैटिंग करके टीम को तीसरी कामयाबी दिलवाई है। शोएब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कल होने वाले मैच की, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर की। क्या कहेंगे आप कल के मैच की? इट वॉज अमेजिंग। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैच शुरू हो गया था पहला वाला, दे वर 20 for 5। तो सादिया कल जब प्रोग्राम करी थी मेरे साथ तो कहने लगी कि अब तो गया। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई T20 ये कुछ भी हो सकता है, 150 भी बन सकते हैं अभी भी। वो इत्तेफाक से 152 बन गए, मैंने तुक्का मारा था वो हो गया। कोई एनालिसिस ऐसा सच नहीं थी, लेकिन ये था कि हिस्ट्री पता थी T20 में कुछ भी हो सकता है। तो एक तो बहुत जबरदस्त इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस और लेकिन देखिए आसिफ अली ने इफ्तिखार ने किया तो पार्टनरशिप, उस दिन के तो हीरो हो गए कल के। बट ये कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है इन दोनों प्लेयर्स की। अब आसिफ ने भी इतने अरसे बाद कोई रन्स किए हैं, तो आज भी जो मैच होगा उसमें ये देखना पड़ेगा कि कैन दे परफॉर्म टू दैट एक्सटेंट, कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। अब कल के मैच में अगर हम देख लें, जब 150 पे पहुंच गए उसके बाद भी लाहौर के हाथ में मैच था। समझिए वो 6 ओवर में पता नहीं उन्होंने 50-60 कर लिए थे, 84 for 2 थे और कोई मसला ही नहीं था। लेकिन मुझे याद है वर्ल्ड कप 1996 का एक क्वार्टर फाइनल था, उसमें साउथ अफ्रीका इसी पोजीशन पे दिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 5 खिलाड़ी उठा के उन्होंने ऐसे आउट हुए कि बाउंड्री पे कैच दे दिया। यही गलती कल उन्होंने की। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर ये मैच हारा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ये कम जीता है, लाहौर ज्यादा हारा है। 28 रन से ही जीता है, को काफी इतना रेट नहीं है। लेकिन T20 में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो कौन सी गलतियां हैं जो दुरुस्त करनी चाहिए, या टीम में कोई फॉर्मेट चेंज होगा, या आज सेम जो टीम है वो वही आएगी सामने? नहीं, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि हसन अली दोबारा अवेलेबल हो गए। बीच में उनका कुछ पर्सनल इशू हो गया था और ये भी बात हो रही थी कि कुछ अनबन भी हो गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, हर तरह के र्यूमर निकल रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जो उनका जेन्युइन कोई इशू था जो कि रिजॉल्व हो गया, शुक्र है बबल से बाहर नहीं निकले थे। तो आज हसन अली वापस आ रहे हैं और फहीम अशरफ को वो फिर भी मिस करेंगे। लेकिन कल जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 for 5 से 152 तक स्कोर पहुंचाया विद हसन अली, दे विल बी फार बेटर टीम। तो कराची किंग्स अपनी जगह पे, उनका जो 3 दिन का गैप है ना, देखिए एक होता है मैच का मोमेंटम, इस्लामाबाद यूनाइटेड मोमेंटम। अच्छा, ज्यादातर यही लोग कह रहे हैं कि कराची जो है वो 3 दिन बाद जो है वो कमबैक कर रही है, तो क्या पता बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे, और कुछ कह भी नहीं सकते, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि वो बिल्कुल ही डाउन हो जाए। तो लोगों को इस चीज का भी खतरा है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड हम देख रहे हैं कि वो काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है आज के मैच के लिए भी। लेकिन अगर गुज़िश्ता मैच हम देखें तो लाहौर कलंदर काफी कंफ्यूज हो गई थी। अब आप ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर आने वाले दिनों में जो अपनी कोताहियां उन्होंने की हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में, क्या वो दुरुस्त कर पाएगी? ओह यस, देखिए ये होता है, हर टीम का एक बुरा दिन होता है। और कल जिस तरीके से लाहौर कलंदर, इवन जब फखर जमान वहां खड़ा हुआ था 46 पे, उनके 3 आउट हो गए थे, उस वक्त भी कोई ऐसा मसला नहीं था। मेरे ख्याल में सिर्फ ये हुआ है कि लाहौर कलंदर जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई हैं, इट वाज द स्टाइल ऑफ क्रिकेट जिसने उनको मरवाया। ये नहीं था कि वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग गेंदों पे आउट हुए या प्रेशर आ गया, क्योंकि अच्छी खासी रन रेट थी, 7 रन पर ओवर चाहिए था उनको जब उनके 2 आउट थे। तो मेरे ख्याल है हुआ ये है कि जो इन लोगों ने गलती की, जो उठा के शॉट्स मारे, जो अलोंग द ग्राउंड मारने चाहिए थे, सिंगल्स डबल्स पे लेते, लास्ट 3 ओवर्स में बेशक उठा के मारते, वो इन्होंने नहीं खेला। तो आई थिंक दे आर अ वेरी इंप्रूव टीम और लास्ट ईयर फाइनलिस्ट हैं और इनके पास आकिब जावेद जैसा ब्रेन बैठा हुआ है। मेरे ख्याल में ये अपनी गलती मानेंगे और दे विल रियलाइज। मान तो चुके हैं, अब हार गई है तो मान तो चुके हैं, लेकिन अब इनको ये करना चाहिए कि आगे अपनी टीम फॉर्मेट को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि उनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, वो प्रॉपर कह रहा हूँ वो है।
ہوا یہ ہے کہ بس انہوں نے ہر بیٹسمین یہ سمجھا میچ تو جیت گئے, چلو چوکے چھکے مارو اور ذرا سا انٹرٹین کرو, اس میں کانفیڈینس بھی کبھی کہتے ہیں نا کہ مارا جاتا ہے. وہ خرگوش اور کچھوے والی جو کہانی تھی نا وہ تھی ان کی کل لاہور کی, کہ اب تو ہم جیت گئے چلو انجوائے کر کے کریں, اس میں ان کے جو ایک دم سے آؤٹ ہو گئے تو 28 رن کا گیپ آ گیا. تو اس وجہ سے آئندہ آئی ایم شیور ایسی غلطی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا پشاور زلمی اور ملتان سلطان کا بھی جو ہے وہ دوسرا میچ ہوا, تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے ایک ہی نام ہے, ٹویٹر پر دیکھ لیں, سوشل میڈیا پر دیکھ لیں, صرف اور صرف شاہنواز دانی کا ہی نام ہے. کیا کہیں گے, پلیئر آف دا میچ بھی رہے, 4 وکٹیں ایک ساتھ لے لیے, بہترین پرفارمنس دی, آگے بھی کیا وہ اسی پرفارمنس کو برقرار رکھیں گے؟ رکھ سکتے ہیں, لیکن جو مجھے ان کی بہت اچھی بات لگی, جب وہ پہلے اوور میں آئے تو ان کی خوب اچھی خاصی ٹھکائی ہوئی, رائٹ. جب وہ اس کے بعد ایک اوور بعد ہٹا لیے, جب وہ اپنے سیکنڈ اسپیل کے لیے آئے اس میں بھی ان کو چوکا ووکا پڑ گیا. جو یہاں پتا چلتا ہے بالر کی مینٹل اسٹرینتھ, وہ لگے رہے, انہوں نے ویکنیس بھی دیکھ لی کہ شارٹ بال پہ ان کو افیکٹ ہو رہا ہے, اور جب انہوں نے اپنی پہلی وکٹ لی اس کے بعد انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. تو جو مجھے دہانی کی بہت اچھی بات لگی وہ یہی لگی کہ وہ گھبرائے نہیں پٹنے سے. اگر بالر کو 2-4 پڑ جائیں اور وہ گھبرائے تو یس دہانی بالکل کل لے گیا. ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں, جیسے ایک تو میں نے بولنگ کا آپ کو بتایا, اس سے پہلے اس نے پہلے یا دوسرے اوور میں کیچ چھوڑ دیا, وہ بھی حیدر علی کا. تو ہی واز ہیونگ اے ویری بیڈ ٹائم. ایک ینگسٹر جو کہ کیچ چھوڑ دے اتنے بڑے بیٹسمین کا یا پوٹینشلی بگ بیٹسمین کا, اور پھر پہلے 2 اوور میں پٹ بھی جائے, وہ آ کے پھر مین آف دا میچ لے جائے. امیزنگ. ٹھیک ہے سویب, ہم شاہ نواز دانی کی بات کر رہے ہیں تو کل کے کلپس ہم اپنے ناظرین کو بھی ایک دفعہ پھر دکھاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے شاندار بالنگ کی ہے کل. آج اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان بھی مقابلہ ہوگا رات 9 بجے, لیکن اس پر بھی سویب ہم بات کریں گے. یہاں وقت ایک چھوٹا سا بریک, آپ دیکھتے رہیے بیہائنڈ دا وکٹ. ویلکم بیک ناظرین, بیہائنڈ دا وکٹ میں کہیں گے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سہیب گزشتہ ہونے والے میچز کی, تو یہ بتائیے گا ہم نے ابھی اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا پشاور زلمی اور ملتان سلطان کو. تو ملتان سلطان میں جو ہے وہ شاہنواز تو چل گئے, اگر نہ چلتے تو پھر ملتان سلطان کی کیا حالت ہوتی یہ بتائیے گا. بہت بری حالت ہوتی اس وجہ سے کہ پشاور زلمی نے اچھا سٹارٹ لیا تھا, ڈیوڈ ملر تھا, کامران اقبال, یہ دونوں تو بڑے چھائے ہوئے. بالکل. اور کامران اقبال کا تو بلکہ کیچ چھوٹا تھا رضوان سے, جو کہ بہت ریئر ہوتا ہے. رضوان اتنے کیچز نہیں چھوڑتا, ذرا مشکل کیچ بھی نہیں تھا. تو اس وقت تو سچویشن بہت ڈیفینسو پہ آ گئے تھے ملتان سلطان. بٹ میرے خیال میں دیکھیں ہر میچ میں نا ایک بالر نے تو چلنا ہی ہوتا ہے. ہر بالر کا کوئی دن ہوتا ہے, جیسے راشد خان چل جاتا ہے یا کوئی بالر چل جاتا ہے. سو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج ہے, پہلے اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں, پھر اس پہ ضرور ہم ڈسکس کریں گے. آپ پیکج ملاحظہ کیجیے. تو جیسا کہ پیکج آپ نے ملاحظہ کیا, اور صبح ہم بات بھی کر رہے تھے ملتان سلطان اور پشاور زلمی کی, تو یہ بتائے گا کہ ہم بات کر رہے تھے ملتان سلطان کی کہ ان کی بیٹنگ جو ہے وہ کافی کمزور ہے. تو آگے ملتان سلطان کو اپنی کارکردگی درست کرنے کے لیے اپنی سافٹ امیج بھی دکھانی ہے اور جذبات میں بھی نہیں آنا ہے, جیسے کہ لاہور قلندر اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ہوا ہے, اور اپنی جو ہے وہ اسکور کو بھی بہترین کرنا ہے. تو کیا حکمت عملی اپنائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیے جیسے کل ملتان سلطان کھیلے, ایک تو شان مسعود کو لائے, کل ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ پروبلی شان مسعود کی ایک انٹری ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ اوپننگ سٹینڈ میں کم سے کم ایک طرف ایک اینڈ پہ اسٹیبلٹی ہے. تو ٹھیک ہے 14 رن بنے, لیکن اس نے پھر بھی آپ کو 3-4 اوور نکال دی. اس کے بعد رضوان, میرے خیال میں کل جو رضوان اور سہیب کی پارٹنرشپ ہوئی وہ لاجواب تھی. سہیب مقصود کا تو اب یہ ہو رہا ہے کہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے دوبارہ کنسیڈر ہوں گے, بیکاز پہلے نہیں ہو رہے تھے. افتخار تھا, آصف تھا اینڈ حسین طلعت تھا, لیکن یہ جو پچھلے 2 مہینے کے ٹورز ہوئے ہیں اور جو زمبابوے یہاں پہ آئی, ساؤتھ افریقہ آئی, ہم زمبابوے گئے, اس سے پتا چل رہا ہے کہ واقعی ان میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے. تو سہیب مقصود نے جو کل اننگز کھیلی ہے, دیکھیں ان کے 2-3 خاص شاٹس ہیں. جب وہ آئے تھے شروع میں انٹرنیشنل ڈیبیو تو لگ رہا تھا کہ بالکل ناؤ از دیئر. ان کی انجریز کا پرابلم ہے, نیک انجری رہتی ہے, کچھ کنسسٹنسی نہیں رہی ہے. تو 2015 کے ورلڈ کپ تو کھیلا انہوں نے جا کے, تو
probably शोएब मकसूद की जो कल इनिंग्स थी वो स्टेबिलिटी थी, रिजवान तो मार ही रहे थे बिल्कुल। अच्छा, लेकिन रिजवान की अगर हमने देखा तो कारकर्दगी काफी अच्छी रही है पूरे इस रिजवान तो टूर के अंदर। T20 के मतलब एक रोबोट बन गए हैं कि भाई आप उनको आउट ही नहीं कर सकते। कल भी देखें 56 गेंदों पे कोई 82 रन। बिल्कुल। और अच्छा शोएब, नाज़रीन हमारे सुन तो रहे लेकिन वो झलकियां भी देखना चाहेंगे कि वो Sure. कौन सी झलकियां हैं, कैसे उन्हें शॉट मारे, आपको दिखाते हैं। झलकियां आपने देखी और शोएब 7 मैचेस में 408 रन बना लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है और हम तो दुआ गो हैं कि आगे भी इनकी परफॉर्मेंस ऐसे ही रहे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल रहना पड़ेगी इस वजह से कि अब तो रिजवान बड़े डिपेंडेबल हमारे बैट्समैन हो गए हैं। 1-1.5 साल पहले तो ये T20 में नहीं थे और ये मैं आपको बताऊं, मैं उन लोगों में से हूं जो कहते थे कि और रिजवान की हमने बैटिंग पहले देखी हुई थी। जब ये शुरू में आए थे तो ये वॉज अ वेरी 6 और 7 पे खेल रहे थे और इन्होंने अच्छी बैटिंग की। उसके बाद इनका लग रहा था जो उन्होंने कुछ मैचेस खेले कि इनसे चौके छक्के नहीं लगते थे, खासतौर पे छक्के। इन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है, एक PSL तो पूरा ये 5 जो था PSL 5 ये तो बाहर बैठे रहे क्योंकि वो दूसरा उसके ना खेलने के बावजूद T20 में जब डोमेस्टिक T20 आए वहां पे इन्होंने अपने लोहा मनवाया, ओपन गए जो कि नंबर 6 के बैट्समैन थे और वहां पे तो फिर इन्होंने सारे शॉट्स दिखा दिए। तो मेरे ख्याल में ही इज नाउ प्रोबेबली द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2020। और अब वर्ल्ड कप के लिए अब क्योंकि वो भी अब दुबई में UAE में होने जा रहा है, इन्हीं ग्राउंड्स पे होने जा रहा है अक्टूबर में, और अच्छी प्रैक्टिस तो ये तो बिल्कुल इनको इस पिचेस पे प्रैक्टिस मिल जाएगी। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से आप क्या मौक़िफ़ देंगे कि पेशावर ज़ल्मी की कल की जो परफॉर्मेंस रही वो अच्छी रही, बेहतरीन रही, आप देखें ना कोई 166 रन तो बनाएंगे 20 ओवर में, जो कि इन पिचेस के ऊपर बुरा नहीं है। मगर उनका रथरफोर्ड ने जो एंड में मारा है 56 उसकी वजह से वो पहुंच गए, वरना वो 130-140 की लगभग नजर आ रहे थे। तो अब ये जाहिर बात है जो इनको सबसे ज्यादा परेशानी होगी ना वो हैदर की। अगेन 28 बनाए, एक तो हैदर अली जैसा बैट्समैन 28 बनाए बात नहीं आती। हाँ उसने 350 की हो फिर 28 पे आउट हो जाए दूसरी बात, वो 1-0 इस पे आउट हो रहा है फिर 28। और यहाँ पे भी दहानी ने उसका कैच छोड़ दिया था, वरना वो 5-6 रन पे आउट हो गया होता। तो इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हैदर अली को नंबर 3 पे खिलाया तो प्रॉब्लम हो रही है, नंबर 6 पे खिलाया कुछ हद तक सही किया। इनको अपनी कॉम्बिनेशन जो है बैटिंग की जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हाँ, और प्रॉब्ली डाउन दी अप एंड डाउन करना पड़ेगा। हैदर अली को दे हैव टू ब्रिंग डाउन, इमामुल हक से ओपन करा लें, हैदर अली को 5-6 पे खिलाएं। ये 1-2 मैच खेला था 5-6 पे और बहुत अच्छी बैटिंग की थी। क्या पता प्लेयर्स हमारी सुन रहे हो, कप्तान हमारे सुन रहे हो तो जरूर आपकी इस बात पर अमल दरामद करें। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बिहाइंड द विकेट। वेलकम बैक नाज़रीन, बिहाइंड द विकेट में कहेंगे आपको खुशामदीद। और आज हम अब बात करेंगे आज होने वाले मैच की, जो कि होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान रात 9 बजे। तो शोएब, आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने बल्लेबाजों से काफी खुश है, तो आज वो अपनी जो परफॉर्मेंस देंगे वो वही देंगे या फिर कुछ हर मैच मुख्तलिफ मैच होता है। रात के 9 बजे का मतलब है कि रात के 1 बजे तक चलेगा और उसका फैक्टर रहेगा जैसे कल आया था। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर निस्बतन कम प्रेशर है, उसकी वजह ये दे रहा है द टॉप ऑफ द टेबल, राइट। कराची किंग्स नंबर 4 पे आ गए। अच्छा, वो चाहेंगे नहीं कि इस ऑब्वियसली वैसे तो कोई टीम एट एनी स्टेज नहीं चाहती है कि वो हारे, लेकिन इस वक्त कराची किंग्स चाहेगी कि वो ये जीत लेके और अपनी जो लास्ट 4 के अंदर प्रेजेंस है वो पक्की कर ले और फिर प्रेशर पड़े ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कप्तान है शादाब, उनको ये एक्सप्लॉइट करना चाहिए। उनको ऐसी सिचुएशन लाना चाहिए जहां पे कराची किंग्स को जितना प्रेशर में ला सके उतना अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल अगर हम देखें तो काफी अच्छी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कि अब तक सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैचेस हारी है। लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो उन्होंने टोटल 6 मैचेस खेले, आज उनका 7वां मैच है और उनमें से उन्होंने 3 मैचेस हारे हैं और 3 मैचेस ही उन्होंने कराची किंग्स ने जीते हैं। और कराची किंग्स
टीम पे आज काफी ज्यादा मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पे इतना प्रेशर नहीं है। हाँ, और अच्छा देखिए कराची किंग्स के ऊपर जो एक और प्रेशर होगा ना वो ये है कि हसन अली वापस आ गए। अच्छा, क्योंकि कल परसों तक जरा से वो रिलैक्स हो गए होंगे कि फहीम अशरफ इंजर्ड हो गए हैं, हसन अली बाहर हो गए हैं, लेकिन अब एटलीस्ट हसन अली क्योंकि टॉप विकेट टेकर अभी भी पीएसएल में टॉप 2-3 में है, और उनका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जब से वो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है तो अब वो पता चल गया है, उनकी पेस भी आ गई है, निब भी वापस है, तो कराची किंग्स को ये परेशानी होगी। दूसरे देखिए कराची किंग्स के ऊपर जो एक और बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है, कप्तान तो इमाद वसीम है लेकिन बाबर आजम के ऊपर आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम ने जो पिछला मैच खेला 82 रन कुछ बनाए लेकिन मैच हरवा दिया, क्योंकि उन्होंने शुरू में जो पावर प्ले के जो आप एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, वो एडवांटेज नहीं ले रहे हैं बाबर आजम। ही स्टार्टिंग स्लोली, सिंगल्स डबल्स बीट हो रहे हैं, बॉल छोड़ रहे हैं, तो अब ये देखना होगा कि या तो बाबर आजम को आज शायद ही नीचे खिलाएंगे, ठीक है। दूसरा ये होगा कि भाई बाबर आजम से कहेंगे चाहे आप आउट हो कुछ हो लेकिन यू हैव टू हिट आउट, और बाबर आजम कर सकता है, ऐसी बात नहीं। मुझे याद है साउथ अफ्रीका जब गए थे 1.5-2 साल पहले, इसमें स्टेन को 7 चौके मारे थे, बल्ला चलता तो ऐसा चलता है कि सब देखते हैं। डेल स्टेन को 7-8 चौके मारे थे पहले 2-3 ओवरों में, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरा प्रेशर होगा इमाद के ऊपर, बिकॉज इमाद के ऊपर भी अब ये आ रहा है कि छुप रहा है, ये अपनी गेंदों से जब मार पड़ रही होती है तो ही अवॉइड्स इट, तो ये भी एक छाप इसके ऊपर लग गई है। एंड इमाद वसीम, अच्छा, मैच हारने के बाद इमाद का सेम जो है वो एक ही डायलॉग होता है कि मैच है, हार जीत सबका हिस्सा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इमाद वसीम को भी चाहिए कि वो अपनी टीम पर ज्यादा तवज्जो दे, और पूरी जो है वो जिम्मेदारी मैं समझती हूँ कि प्लेयर्स पर नहीं होती, बैटिंग पे नहीं होती, बॉलर्स पे भी काफी जो है फील्डिंग पे अगर आप अपनी फील्डिंग इतनी स्ट्रांग कर लें कि आपको जरूरत ही ना पड़े। पहले लेग में भी ये हुआ था कि एक मैच तो ऐसा था जिसमें इमाद ने गेंद ही नहीं कराई, और जब बैटिंग कराई थी तो उसने पहली गेंद पे उठा के मिड विकेट के हाथों में दे दिया था, जबकि वो चेज हो रहा था उस वक्त। सो उसके ऊपर डिसिप्लिन भी हुआ है। जब भी वो मेरा पर्सनल जाती ख्याल ये है कि वो जो 2 टूर्स पे नहीं गया वो साउथ अफ्रीका के टूर के ऊपर और जिम्बाब्वे, वो शायद इसी वजह से नहीं गया कि उसको जरा सा सबक दिलाया है कि भाई या तो तुम जिम्मेदारी दिखाओ और या फिर जो आपके जो भी मकासद हैं वो उनको आप सही करें, अपना किबला दुरुस्त करें। तो मेरा ख्याल है कि इमाद के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, बिकॉज एक तो लास्ट ईयर फाइनल में पहुंच गया। तो अब ये भी नहीं है कि टीम अच्छी नहीं है, टीम मोर और लेस वही है, ठीक है, कुछ चेंजेस हुए हैं। वही आपकी बात की टीम में जो है वो थोड़ा बहुत आपको बैटिंग लाइन के ऊपर अप एंड डाउन करना पड़ेगा, तो क्या पता बेहतरीन खेल सामने आए। और करना तो पड़ेगा। देखिए हर मैच में आप बॉलिंग के हिसाब से भी देखते हैं। T20 में तो ये है कि आपके पास 1-2 बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो फ्लोटर्स हों, कि भाई अगर फला बॉलर जो है वो अपनी स्पेल कर रहा है, उसके वो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वीक है, तो फिर आप एक लेफ्ट हैंडर का भेज दें, आगे भेज दें। लेकिन ये है कि कराची किंग्स में अगर आप देखें, इनके पास अभी भी गप्टिल है। गप्टिल वो है जो 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है, वो 50 ओवर था, बट ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आमिर के ऊपर प्रेशर ये होगा कि आमिर ने 1-2 ओवर ऐसे कराए थे लास्ट मैच में जहां उनको मार पड़ गई थी। अच्छा, क्योंकि इन्होंने हवाला बहुत मचाया हुआ है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, मैंने मैनेजमेंट नहीं ट्रीट कर रही T20 की। अब अगर ये पिटता है तो जस्टिफाई हो जाता है कि वकार और मिसबा ने क्यों नहीं इसको सेलेक्ट किया है। तो कुछ कराची के प्लेयर्स जो है ना वो इंडिविजुअली भी प्रेशर में, और जब इंडिविजुअली प्रेशर में होते हैं तो उनके कोलीग्स भी प्रेशर में आ जाते हैं, बिकॉज वो समझ जाते हैं कि ये अपने लिए भी कहीं ना खेल लें। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा आज प्लेयर टू वॉच कौन से होंगे? देखिए एक तो मैंने आपसे खास तौर पे आपका आज की दोनों टीम के हवाले से कौन कौन सा फेवरेट है? देखिए मेरे ख्याल में जो प्लेयर टू वॉच वुड बी शर्जील। उसकी वजह यह है कि शर्जील के ऊपर भी ये बात बहुत हो रही है कि फिटनेस लेवल, और वो जब वो जिम्बाब्वे ले गए वहां भी उसको T20 एक खिलाया। अब ये बहुत इस पे नजर इसलिए होगी, और मेरी भी नजर इसलिए होगी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए ये ओपनर कंसीडर किया जा रहा था 2-3 महीने पहले, स्पेशली जब इसने पहले लेग में 100 किए थे PSL 6 में। तो अब ये होगा कि अगर ये खुदा न खास्ता फेल हो जाता है, फिर बातें शुरू होंगी कि भाई अगर बाबर आजम से स्ट्राइक रेट नहीं हो रही है, शर्जील भी फेल हो रहा है, तो जो आपका 3 महीने पहले कंफर्म हो गया था कि बाबर और शर्जील ओपन करेंगे, अब एकदम से आपके पास एक बड़ा हो जाएगा। तो द प्लेयर टू वॉच टुडे विल बी शर्जील, कि डज ही परफॉर्म
to the expectations or कॉन्फिडेंस भी not? होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस लेवल भी मैं कहती हूँ डाउन हो गया है कि जैसे आपने बताया कि स्टार्ट में उनको 3 महीने पहले बता दिया है कि हाँ। आप लोग ओपनिंग करेंगे और एकदम से उनको डाउन कर दिया जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है। अब देखना ये है कि आज के मैच में कौन जीतेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा या फिर कराची किंग ले जाएगा आज की बाजी। और रात 9 बजे ये मैच होगा। सोएब, कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और डिस्कस करेंगे मैच के हवाले से कि हमारी जो एनालिस्ट थी वो कितनी दुरुस्त साबित हुई है और कितनी गलत साबित हुई है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।